Assalamu alaikum to all the students. Welcome to the 8th class. मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर मिस यास्मीन फातिमा। होप सो के पिछले ईयर इस तरीके से मेहनत की थी और रिजल्ट्स लाए थे इस सेमेस्टर भी अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे और अपने आपको साबित करेंगे और बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है इस सेमेस्टर में। हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 3 में डिवाइड करते हैं हम हर साल। तो 4 टोटल चैप्टर हैं, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का और 2 फिजिक्स के। सही। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं। सही जी। दैट इज़ द नर्वस सिस्टम, चैप्टर 1। हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, प्राइमरी सेशन में भी, इसके अलावा भी हम पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर ऑर्गन्स शामिल हैं, क्या इसका प्रोसीजर्स वगैरह, ये सब इसके अंदर इसी डिटेल में होता है। सही। तो सबसे पहले हमारे पास के नर्वस सिस्टम क्या है या नर्व सेल्स क्या है, क्या काम है, इनको हम थोड़ा सा जस्ट रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हम वो इन सब चीज़ों को पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दीज ऑल थिंग्स जस्ट रिक्वायर्ड अ रिकॉल। सही। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी में कुछ भी फंक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। सही है। हमने बचपन से एक बात पढ़ी है कि हमारे पूरी जो बॉडी है वो कंप्राइजेज है किसकी? सेल्स की बनी हुई है। पूरी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं, उन तमाम सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। सही। तो इसी तरीके से हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। अगर एक यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के एक जैसे सेल्स होते हैं, तो क्या होता? हम क्या डिफ्रेंशिएट कर पाते ऑर्गन्स में? नहीं कर पाते कभी भी। हमारी स्किन के सेल्स अलग हैं, हमारे हार्ट के सेल्स अलग हैं, हमारे स्टमक के, हमारी किडनी के, हमारे ब्रेन के सेल्स, लिवर के सेल्स, इंटेस्टाइन के सेल्स, इवन हमारे हेयर सेल्स भी सारे डिफरेंट हैं। सही। सारे जब एक जैसे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो दैट फॉर्म आ क्या? एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? अब हम नर्वस सिस्टम का काम हमें समझ में आ गया, किससे मिलके बना हुआ होता है वो हमें बात समझ में आ गई। और जो फर्दर है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सही। अभी मैंने बात की थी न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल्स हैं जिनसे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम मिलकर बना हुआ है। सही। तो इन न्यूरॉन्स का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। इतना डिफरेंट है ना, यानी इट्स लुक लाइक इंसेक्ट और कुछ ऑर्गेनिज्म की तरह से लग रहा है कि उसका हेड है और नीचे टेल मौजूद है। इस तरीके का दिख रहा है हम लोग को। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन मौजूद होना चाहिए। तो सब में क्या मौजूद है? नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, मीन्स ब्रेन मौजूद होता है। जो न्यूरॉन है उनसे मिलके हमारे ब्रेन वगैरह सब बना हुआ होता है। हाँ। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जो ऊपर की साइड है, अगर आप लोगों को कर्सर दिख रहा हो, कि जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हर सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो क्या कर रहा होता है, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, इसी तरीके से किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो उसके सेल के सारे जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। सही। उसके बाद
ये जो ऊपर स्पाइक से निकले हुए बाल निकले हुए इनको बोलते हैं डेंट्रीज। हाँ, फिर उसके बाद नीचे की साइड पे ये इसकी जो पूरी ऊपर की बॉडी कहलाती है सोमा कहलाती है। फिर नीचे की साइड पे आप ये लोग येलो येलो पार्ट देख रहे होंगे, ये बेसिकली हमारे पास एक्सॉन होता है। सॉरी, एक्सॉन ये बीच वाला होता है, और एक्सॉन के ऊपर यानी जो आप लोगों को येलो येलो शीट सी दिखती है इसको माइलिन शीट बोलते हैं या फैटी शीट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि बेसिकली एक्सॉन बहुत ज़्यादा पतला होता है, वो होता है तो ये उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है किसी भी जर्क से, ताकि कोई भी जर्क ना आए हमारे उसके ऊपर या कोई भी चोट ना लगे हमारे एक्सॉन को, तो ये माइलिन शीट जस्ट उसका काम कर रही होती है। हाँ, उसके बाद नीचे की साइड पे आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स का काम ये होता है कि ये समझिए एंडिंग है किसी भी न्यूरॉन की। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाली जो पिक्चर है ये भी उसकी है, न्यूरॉन की। ये इस पिक्चर में हम देख क्या रहे हैं बेसिकली कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिल रहा है। हुँ? किस तरीके से मिल रहा है? बाय द हेल्प ऑफ द जो नीचे की साइड पे इसके डेंट्रीज या वो मौजूद होते हैं उनकी मदद से ये दूसरे उसके डेंट्रीज में घुस रहा है। बात समझ में आई? लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो ये आपको चीज़ क्लियर दिखेगी कि दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान एक गैप मौजूद होता है। इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप का मकसद ये होता है कि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते आपस में, दो जो न्यूरॉन है वो आपस में एक साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होते, तो कुछ जुड़े हुए जैसे फॉर एग्जाम्पल उंगलियां वगैरह जोड़े इस टाइप से जुड़े हुए नहीं होते, ये थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इसके अंदर से अगर कोई मैसेज ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस तरीके से होता है। इसके अंदर से जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो बाय द हेल्प ऑफ कोई केमिकल के थ्रू हो रहा होता है ट्रांसफर। अच्छा जी, हमारी दो तरह के नर्व्स मौजूद होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहली होती है सेंसरी, दूसरी होती है मोटर। हम्म, सेंसरी का काम ये होता है कि वो मैसेज को कैरी करती है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से मैसेज को उठाएगी, सेंस करेगी और उसको लेकर आएगी ब्रेन तक। हाँ, मोटर नर्व्स का काम ये होता है कि वो ब्रेन से मैसेज लेके जाएंगी सेंस ऑर्गन तक। ताकि ये बात आपको आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो रही है जो मैं पीछे बता चुकी हूँ कि न्यूरॉन्स डोंट टच वन अनदर, देयर आर gaps between them called synapses, messages across the gaps between one neuron and the next with the help of chemical, यानी chemical changes की वजह से उनके दरमियान जो है राब्ता होता है या मैसेज ट्रांसफर होता है। जैसे अगर हम टेलीफोन की बात करें ना, हमारे घर में टेलीफोन लगा उसमें तार होता है, उसके ज़रिए जो है पैगाम एक दूसरे तक जा रहा होता है। चले हमारे जो सेल फोन मोबाइल्स हैं उनमें तो वायरलेस होता है, यानी इसके अंदर कोई वायर मौजूद नहीं होता, हमें सब ऐसे ही दिख रहा होता है, हम अपना राब्ता आसानी से पहुंचा सकते हैं, कोई वायर नहीं मौजूद होता। लेकिन उसके अंदर जो टेलीफोन्स हैं उसके अंदर एक तार जा रहा होता है, तो उस तार के थ्रू आपका मैसेज जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब बात अब बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। पीछे हमने नर्वस सिस्टम की बात करने चले जा रहे थे, अब हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का सेंटर है, मेन ऑर्गन है, इस वजह से हम इसको बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं ना, किसी भी सिस्टम को अगर हम बात कर रहे होते हैं कि हम कहीं ये चीज़ सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोग पढ़ चुके हो, मैं बोली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं बोला, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बोला। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन शामिल हो जाएंगे, जैसे टंग हो गई, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, फिर नीचे आए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या हो गए? ऑर्गन्स हो गए। सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक पूरा सिस्टम है कि जिसके अंदर 3 ऑर्गन्स मेनली शामिल होते हैं।
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। या आप इस पे नहीं जाएंगे, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वगैरह का एक्चुअली मुझे डायग्राम नहीं मिली थी, इस वजह से मैंने लगा दी, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ों पे फोकस हो रहा था। हाँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन कंप्राइज होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को बहुत लेम लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो हराम मगज बोलते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में अंदर की तरफ मौजूद होता है। और नर्व्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर उसका जाल बिछा हुआ है वेन्स का, आर्टरीज का, नसों का, इसी तरीके से नर्व्स का भी जाल बिछा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी जरूर आप लोगों को। सही। बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे ब्रेन में हो रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी वेन्स निकल रही होती, सॉरी नर्व्स निकल रही होती, जो मैसेज लेके जाती है बहुत दूर दूर तक। इसकी मिसाल आप घर में आपके मौजूद टैंक से ले सकते हैं। आपके घर में ऊपर की तरफ एक टैंक लगा होता है जिसमें सारा पानी फिल होता है। उसमें से पानी आपके पूरे घर में पाइपलाइन के थ्रू पहुंच रहा होता है। हाँ, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये काम होता है कि ब्रेन में तो सारा आपका मैसेजेस डिलीवर होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, स्टोर हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। हाँ, लेकिन अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना होता है तो वो बाय द हेल्प ऑफ द नर्व्स हो रहा होता है। सही है। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन एक स्पंजी सा हमारे ब्रेन में टॉप पे मौजूद होता है। किसके अंदर होता है? स्कल के अंदर होता है। ये सब हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है ब्रेन। इस कलर का होता है ग्रेश कलर का, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। दिखता किसकी तरह से? वॉलनट की तरह से दिख रहा होता है। उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं डिफरेंट मौजूद, कहीं बहुत सारे फोल्ड्स मौजूद होते हैं। हाँ, हमारे ब्रेन का जो वेट होता है ना वो 1.5 kg होता है। एक दफ़ा अपने सर पे 1.5 kg की कोई भी चीज़ रख कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या उसका वेट आपको महसूस होता है? नहीं होता। होता है ना? ऐसा है ना कि आपको, आप अगर 1.5 kg की कोई भी चीज़ रखो, 1 किलो की, 2 किलो की, आपको उसका वेट महसूस होगा। हमें क्यों नहीं होता अपने ब्रेन का वेट महसूस? इसकी वजह ये है कि हमारे ब्रेन के इर्द-गिर्द एक वाटर मौजूद होता है, एक फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सही है? इस फ्लूइड का काम ये होता है कि ये ब्रेन को अपने अंदर समझ लें स्टोर करके रखा है। आप लोगों ने साइंस लैब वगैरह में देखा होगा कि अक्सर हमने जो डिफरेंट फ्रॉग्स और डिफरेंट एनिमल्स रखे हैं वो पानी के अंदर रखे हुए फॉर द उसको लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी उसके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड के अंदर। तो इस वजह से हमें अपने ब्रेन का वेट महसूस नहीं होता। हम्म? उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जिस तरीके से हमारे स्कूल के अंदर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती। एक साइंस की टीचर है, एक कंप्यूटर की है, एक इंग्लिश की है, एसएसटी, उर्दू, कुरान, इस्लामिक, सिंधी, इन सबकी अलग अलग टीचर्स हमारे स्कूल में मौजूद है, मैथ्स वगैरह। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर एक को अपना अपना काम अलॉट किया हुआ है कि जिसका जो काम है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पूरा ब्रेन एक ही काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा ब्रेन जो है बेचारे पे पूरे अगर फ्रंट ब्रेन ये काम कर रहा है तो वही हियरिंग भी कर रहा है, वही बोल भी रहा है, वही स्टोर भी कर रहा है। ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रेन ने डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड किया है और उसने अपना काम समझिए डिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू द वेरियस पार्ट कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कलर्ड ऑर्गन्स यानी पार्ट्स दिखाए हैं ब्रेन के जो पर्पल सा शेड है वो हियरिंग करवा रहा है, ग्रीन वाला स्पीच सेंटर है यानी कि आपको बोलने में मदद करता है। बैक साइड पे आपके साइड का साइड यानी देखना, और ये जो येलो पार्ट है ये आपका कंट्रोल कर रहा होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस यानी आपको संभल के चलने को, और ये सब यही आपका सही है चलना आपका कि किस तरीके से कदम उठाना है, क्या करना है। दूसरा आपका सेंसिटिव पार्ट है यानी आप फील वगैरह करवाते हैं, ये सब काम करवा लेते हैं। इस तरीके से आपका ब्रेन कोऑर्डिनेशन में एक दूसरा अपने आपस में काम कर रहा होता है। सही है।
अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की। हमारे ब्रेन के अंदर मेनली जो है ना, आप लोगों ने पहले पढ़े थे, सिर्फ 3 पार्ट्स पढ़े थे ब्रेन के। अ, यानी 3 पार्ट मेन होते हैं जो ब्रेन के ऊपर। तो उसके बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। मेड्यूला को हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने 5 क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा चैप्टर। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो याद आएगा ज़रूर। सही है। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। सबसे ऊपर सेरिब्रम होता है, उसके नीचे सेरिबेलम होता है और सबसे नीचे मेड्यूला होता है या ब्रेन स्टेम। उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर का जो पोर्शन मौजूद होता है यानी हराम मगज, वो शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब इनका काम क्या क्या है वो हम आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। सेरिब्रम का काम होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, पहली चीज़ ये। हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। इसका काम क्या होता है? ये सारे वॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। वॉलेंट्री बात आपको पता है कौन कौन से फंक्शन होते हैं वॉलेंट्री, जो आप खुद कर सकते हो, जिनके ऊपर आप कादिर होते हो, जिनको आप विलिंग होते हो करने के। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोग मैं बोल रही हूँ, इसके ऊपर मैं कादिर हूँ, मेरी बस चले तो मैं चुप हो जाऊँ, है ना? मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब मेरी ज़बान मेरे काबू में है इस वक्त, मैं बोले चले जाऊँगी। थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, सीइंग, ये सब आपके विलिंग है, आप खुद कर सकते हो। सही। तो वो सारा काम किसका है? सेरिब्रम का है। सेरिब्रम का काम एक और होता है कि वॉलेंट्री फंक्शन को परफॉर्म करने के साथ साथ आपको चीज़ें याद रखने में भी हेल्पफुल होता है। यानी जैसे स्टोर रूम में हमारे पूरे ब्रेन का, अगर आपको कोई भी चीज़ अभी तक याद है, पिछली चैप्टर्स याद है, आपको पिछली क्लास का याद है, आपको अपनी फ्रेंड से याद है, कुछ भी याद है, तो किस वजह से याद है? क्योंकि आपके सेरिब्रम ने ये काम किया था। उसके पास सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। आपको जैसे कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ती है, फ़ौरन ये वाला पार्ट ऑफ द ब्रेन आपको याद दिलवा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम सेरिब्रम के नीचे होता है और मेड्यूला के ऊपर होता है। मेड्यूला एब्लोंगाटा बोलते हैं, ओके। उसके ऊपर मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? ये भी वॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन कौन से फंक्शंस को? जो जॉइंट और मसल्स के वजह से हो रहे होते हैं फंक्शंस, बैलेंस मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप भाग रहे हो, जंप कर रहे हो, या चल रहे हो, फिर रहे हो, लिख रहे हो, ये सब क्या है? ये आपका सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं मेड्यूला यानी ब्रेन स्टेम की। ये आपके सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर आप बिल नहीं होते, जो खुद ब खुद होते हैं, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, या आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप सांस ले रहे हो, ये सब आपका ब्रेन कर रहा हो, यानी मेड्यूला ये वाला पार्ट काम सारा परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स वही कि ये जो मैसेज है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे भाई एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो अगर एक है, यानी हमारे यहाँ पानी में 2 लाइनें होती हैं, 2 हमारे घर में मोटर लगी हुई होती है। एक पानी खींचने वाली होती है और एक पानी चढ़ाने वाली होती है। दोनों का अलग-अलग काम है ना। मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं अपने दोनों की जगह एक्सचेंज कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होती है। जो आपकी बाहर मोटर लगी हुई होती है वो पानी को खींच रही होती है लाइन में से। जो आपके मेन टैंक के पास लगी होती है वो क्या करती है? पानी को ऊपर चढ़ाती है। इसी तरीके से हमारे नर्व्स की भी मिसाल है। ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होती है, इनका एक ही काम होता है। तो लेकिन ये 2 में डिवाइड हो जाती है, एक सेंसिटिव होती है और एक मोटर होती है। ये किस तरीके से काम कर रही होती है मैं आगे बताऊँगी। सही है। उसके बाद बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स हमारे कौन से रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? रिसेप्टर वो एरिया होता है, वो सेल्स होते हैं जो आपके स्टिमुलाई को, यानी किसी भी फीलिंग को, किसी भी चेंजेस को आपकी बॉडी की डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने चूल्हे पे हाथ रख दिया, मुझे क्या लगेगा? गरम। तो ये सेंस हुआ। वहाँ पे मेरे स्किन पे रिसेप्टर मौजूद थे, जिस वजह से मुझे सेंस हुआ और मेरे ब्रेन ने कहा कि भाई गरम है। सही। सेंस ऑर्गन हमारे पास स्किन, आप लोगों को पता है 5 सेंसेस होते हैं, उनके सेंसेस भी पता है, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग वगैरह, ये सब पढ़े हैं। इनके स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई का मतलब है जैसे स्किन पे आपकी क्या होता है? प्रेशर, पेन, हॉट और कोल्ड टेम्परेचर पता चल रहा होता है।
टंग के ज़रिए आपको टेस्ट पता चलता है, नोज़ के ज़रिए आप कोई भी केमिकल स्मेल कर सकते हो, आई के ज़रिए आप कलर्स वगैरह देखते हो। ये सब क्या है, स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई क्यों होता है कि कोई भी चेंजेस जो होती है आपके सेंस ऑर्गन में होनी, तो वो स्टिमुलाई कहलाता है। सही है? क्यों होता है स्टिमुलाई? क्योंकि वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम रिफ्लेक्सेस की। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसको डिटेल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। होता ये जब आपको कहीं पे भी चोट लगती है, चोट नहीं, हम मिसाल ले देते कि जैसे कोई चीज़ गर्म थी, मैं उसके पास अचानक से मैंने हाथ रखा। ये तो नहीं होता ना कि मैंने उसके ऊपर काफ़ी देर तक हाथ रखे रहूँ, मेरे ब्रेन के पास मैसेज आए आराम आराम से, फिर वो कहेगा कि हाथ हटा लीजिए, ये चीज़ गर्म है। ऐसा नहीं होता, आप फ़ौरन हाथ हटाते हो उस जगह से। यानी विदिन अ माइक्रो सेकंड से काम हो रहा होता है कि आपको जैसी कोई चीज़ ने हिट किया, आप फ़ौरन उस चीज़ पे से, यानी आपको जैसी वो चीज़ गर्म लगती है, आप फ़ौरन आप हाथ हटा लेते हो, है ना? ऐसा ही है। तो हमारी ये स्टिमुलाई जो है, ये विदिन अ सेकंड काम कर रहा होता है। होता ये कि आपको आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, रिसेप्टर ने सेंस किया कि ये चीज़ गर्म है। रिसेप्टर से स्टिमुलाई चला सेंसरी नर्व से। सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जो जहाँ पे चोट लगी है, फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑर्गन से लेकर जा रही होती है ब्रेन तक मैसेज को कि भाई इसको कुछ हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, इसको ज़रा रीड करके इसको प्रोसेस करके बताओ कि ये क्या हुआ है। तो ये सेंसरी नर्व लेकर चली गई, वापस लेकर आती है मैसेज, ब्रेन ने कहा कि हाथ हटाओ, ये मैसेज है। ये मैसेज कौन लेकर आएंगी? मोटर नर्व लेकर आएंगी उस ऑर्गन इफेक्टर तक और कहेंगी हाथ हटाओ। तो आपका ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा और आप हाथ हटाओ। इस पूरे एक्शन को होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो विद इन अ सेकेंड हो रहा होता है। किसी ठंडी चीज़ पर अचानक से हाथ रख के हटा देना, गर्म चीज़ पर हाथ रख के हटा देना, प्रेशर एग्जिस्ट हो रहा हो, फ़ौरन आप हाथ हटा दो। जैसी चोट लगती है, फ़ौरन अपने आप को नुकसान वाली जगह से लेके जाना है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई है? रिपीट कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को हिट लगी पैर पे कहीं, यानी आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, वो इफेक्टेड था। सही है? रिसेप्टर के ऊपर आपके टच हुआ, रिसेप्टर ने कहा कि यहाँ कोई चेंजेस हुई हैं, सेंसरी नर्व्स लेकर गई मैसेज ब्रेन तक कि देखो, चेक करो कि क्या हुआ है, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर करूँ। तो उसके बाद जो है वो लेकर आएंगी वापस, जो मैसेज लेकर आएंगी वो मोटर नर्व लेके आएंगी कि एक्शन परफॉर्म क्या करना है, हाथ हटाना है या हाथ रखे रहने देना है। सही है? तो वो मोटर नर्व लेकर आएंगी इफेक्टर तक और आप वो एक्शन परफॉर्म करोगे। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। सही है? अब वॉलंटरी इनवॉलंटरी पहले भी समझा चुकी हूँ कि इनवॉलंटरी जो होते हैं वो जिनके पास बिलिंग होते हैं, जैसे केक का खाना, राइडिंग, वॉकिंग, प्लेइंग द पियानो और कमिंग टू स्कूल आप बिलिंग है, इन सब चीज़ों पे वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन सारे वो होते हैं कि जिनके पास बिलिंग नहीं होते, जैसे हार्ट का बीट करना। इसके अलावा कंटिन्यूसली सलाइवेशन होना, यानी आपके बॉडी के अंदर थूक का बनना, ब्रीथिंग यानी आपको सांस लेना, ब्लिंकिंग आंखों का झपकना, आपका अचानक से, अच्छा, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने पढ़ाया है ना, बेसिकली ये इनवॉलेंट्री है, इसके ऊपर आप विल नहीं होते। यानी ये नहीं है कि आप किसी गर्म की चीज़ का हाथ रख के रह दोगे। ये उन पेशेंट बेचारों के साथ हो जाए कि जो ऐसे ख़तरों को या उनको महसूस नहीं कर पाते, कि जिनकी कोई भी नर्व डैमेज हुई हो ना, तो उनके साथ ये इशू होता है कि वो अपना हाथ रखे रहने देंगे उन गर्म चीज़ों पे। कोई दूसरा आएगा तो बताएगा कि हाथ हटाओगे, ये वो करो। सही है? तो उनके साथ इशू होता है, वरना ये प्री फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। सही है?